नमस्ते। इस वीडियो में मैं सुपर टेट के दौरान कंप्यूटर के बारे में जो जनरल नॉलेज की चीज़ें पूछी जाती हैं तो उसको मैं आपके साथ बांटने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जानबूझ के मैंने ये कंप्यूटर से जुड़ी नॉलेज को हिंदी में बनाया है क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत सारी कंप्यूटर की चीज़ें आपको नेट में मिल जाएंगी। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, यदि इसके ज़रिए आपको चीज़ें समझ में आती हैं और आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं वीडियो पर आती हूँ। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बाबेज ने की थी, पहली बात। दूसरी बात, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी ये बिजली से चलती है और इसमें हम जो निर्देश देते हैं उनकी ये गणनाएं करके हमको इसका उत्तर प्रदान करता है। कंप्यूटर ने आज की दुनिया में मानव सभ्यता के अंदर भयंकर क्रांति ला दी है, मानव सभ्यता को एक नए रास्ते पे पहुंचा दिया। आज इसी कंप्यूटर की बदौलत हम आपसे बात कर रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। अब मैं मुख्य बिंदु पर आ रही हूँ। इसमें कभी कभी एक सवाल आता है कि कंप्यूटर की आप विशेषताएं बताइए। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, 5 मुख्य हैं, आप अपनी उंगली की तरह याद कर सकते हैं। पहली विशेषता कंप्यूटर की है कि वो बहुत तीव्र गति से काम करता है। इतनी तेज़ी से वो गणनाएं कर लेता है कि हमें पता नहीं चलता। सैकड़ों हज़ारों की संख्याओं को ये जोड़ लेता है, घटा लेता है बहुत तेज़ी के साथ। यानी पहली इसकी विशेषता है तीव्र गति से कार्य करना। दूसरी विशेषता कंप्यूटर की ये है कि इसके जवाब कभी गलत नहीं होते, उत्तर हमेशा सही आता है, सटीक जानकारी ये हमको प्रदान करता है जहाँ कहीं भी गणनाएं होती हैं। तीसरी चीज़, कोई भी इंसान कभी भी कार्य करता है तो वो थोड़ी देर बाद थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी विशेषता है कि ये बिना थके लगातार काम करता रहता है। ये इसकी खास बात है। उसके अलावा हम कंप्यूटर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, इसकी विश्वसनीयता इसकी खास बात है। और एक जो मुख्य चीज़ कंप्यूटर की है, इसने हमारी कागज़ की बचत की है। कागज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी कमी होती जा रही है, लेकिन कंप्यूटर ने हमारे कागज़ की बचत की है। बहुत सारी फाइलें जब हम कहीं इकट्ठा कर लेते हैं उनको ढूंढना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज कंप्यूटर की बदौलत फाइलें 1 सेकंड में चुटकी में मिल जाती हैं, सर्च बटन में लिखते ही। तो कागज़ की बचत करता है, समय की बचत करता है, और भी बहुत सारे गुण हैं कंप्यूटर के अंदर। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट चीज़ पे, कंप्यूटर कितनी प्रकार के होते हैं। अगर आकार देखा जाए, उनका साइज़ देखा जाए, उसके आधार पे कंप्यूटर कितनी प्रकार के होते हैं। पहला कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत महंगे होते हैं और बहुत तीव्र गति से काम करते हैं। ज़्यादातर सरकारी संस्थानों में इनका प्रयोग किया जाता है, वहाँ से और कंप्यूटरों से भी जुड़े होते हैं। ज़्यादातर साइंटिफिक गणनाएं, वैज्ञानिक गणनाएं सब सुपर कंप्यूटर के द्वारा की जाती हैं। जो खोजें होती हैं नई नई, उन सब में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दूसरा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम इंग्लिश में स्पेलिंग होती है MAINFRAME, हिंदी में लिखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी हमारे सुपर कंप्यूटर की तरह बहुत महंगे होते हैं और किसी एक सरकारी संस्थान में या किसी एक उद्योग की इकाई में इसको लगाया जाता है और इसी मेन कंप्यूटर के द्वारा और कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए एक विद्यालय में मेन कंप्यूटर है, उसी से कई कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो वो जो बड़ा कंप्यूटर है जिससे सारे दूसरे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं उसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप एक उदाहरण और इसको समझ सकते हैं। जैसे एक विद्यालय है, विद्यालय में आपके प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल के साथ सारे और शिक्षक भी होते हैं, तो वो शिक्षक उस प्रिंसिपल के साथ जुड़े होते हैं और उनके निर्देशों के अनुसार काम करते हैं। इसी तरह मेन फ्रेम कंप्यूटर किसी शैक्षिक संस्थान में लगाया जाता है जिससे उसी शैक्षिक संस्थान के
अन्य कंप्यूटर भी जुड़े होते हैं जिनमें निर्देशों का आदान प्रदान होता रहता है। तीसरा हमारा आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर। ज़्यादातर आप घरों में जो भी वो कंप्यूटर्स देखते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। ये उनकी अपेक्षा इनका आकार छोटा होता है, ये थोड़े सस्ते भी होते हैं, इनको हम खरीद सकते हैं, इनको आप जगह जगह देखते हैं। इसके बाद एक आता है नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर वो होता है जिसे लैपटॉप आप कहते हैं, उसको किताब की तरह हम बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इसके अंदर भी वो सारी विशेषताएं होती हैं जो अन्य कंप्यूटरों के अंदर होती हैं, और आपके नोटबुक कंप्यूटर को हम इधर से उधर आसानी से लेके जा सकते हैं। इसके बाद आजकल एक नया कंप्यूटर आया है जिसको PDA कहते हैं। PDA मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। P से पर्सनल, D से डिजिटल, A से असिस्टेंट। ठीक है, ये पेन के आकार का होता है। दूसरी चीज़, ये बहुत ही संवेदनशील कंप्यूटर होता है और इससे सीधे स्क्रीन पर उंगलियों की मदद से लिखा जाता है। ये नए तरह का कंप्यूटर है, इसको ज़रूर याद रखिएगा PDA के बारे में। PDA आप लिख लीजिए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये पेन के आकार का कंप्यूटर होता है। अब आ जाइए, एक और आधार से, एक और तरीके से कंप्यूटरों का वर्गीकरण किया गया है। उसके हिसाब से कंप्यूटर दो तरह के होते हैं। हार्डवेयर, कंप्यूटर के अंदर दो भाग होते हैं, एक हार्डवेयर भाग होता है और एक सॉफ्टवेयर भाग होता है। जैसे आपके घर में एक टीवी है, टीवी का आपका एक डिब्बा होता है, उसको आप छू लेते हैं। स्टेबलाइज़र होता है, आप उसको छू लेते हैं। आपका सेटअप बॉक्स होता है, आप छू लेते हैं। और एक टीवी जब हम ऑन करते हैं तो उसके अंदर आपका पिक्चर चलता रहता है, आपका नाटक चलता रहता है। तो इसी तरह से कंप्यूटर है। कंप्यूटर का जो डिब्बा है, जो कीबोर्ड है, जो माउस है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर का वो हिस्सा जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते बट उसे हम महसूस करते हैं, उसके बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा। हमारे लिए वो बिल्कुल एक लोहे का डिब्बा हो जाता है। कंप्यूटर के उस भाग को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। और हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण आपसे पूछा जाए, हार्डवेयर का उदाहरण, तो आप जिसे टाइपिंग करते हैं उसे कीबोर्ड कहते हैं, आप क्लिक करते हैं उसे माउस कहते हैं। ये सब आपका हार्डवेयर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो हमारा मुख्य कंप्यूटर है, उसके जब उसके अंदर कार्य प्रणाली होती है तो उसके 3 तरीके से काम होता है। पहले हम उसमें कोई हम निर्देश देते हैं, तो जिस वस्तु के द्वारा, जिस विधि के द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उसको कहते हैं इनपुट, ठीक है। और उसको हिंदी में कहते हैं अदा। इनपुट हर जगह रहता है, लेकिन जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उसे अदा कहते हैं और इंग्लिश में उसे इनपुट कहते हैं। उसके बाद हमने कंप्यूटर को निर्देश दे दिया। मान लीजिए हमने कंप्यूटर से कहा 2 और 3, मान लीजिए हमने कंप्यूटर से कहा कि आप 2 और 3 को जोड़ करके बताइए, तो हमने कंप्यूटर को निर्देश दिया, तो वो उसके इनपुट के थ्रू कंप्यूटर के अंदर गया। अब कंप्यूटर के अंदर एक CPU होता है जहाँ पर उसकी गणना कंप्यूटर अपने आप करता है, और उसको में उस CPU को हम फुल फॉर्म जो है CPU का वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और यही जो CPU होता है, यही कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जहाँ पर कंप्यूटर की सारी गणनाएं होती हैं, चाहे गुणा भाग हो, चाहे किसी चीज़ की तुलना हो, चाहे भाग करना हो, चाहे कुछ भी काम, सारा काम उस CPU के अंदर होता है। उसके बाद हमें अपना परिणाम प्राप्त होता है, तो परिणाम जहाँ प्राप्त होता है उसको कहते हैं हिंदी में प्रदा और इंग्लिश में कहते हैं आउटपुट डिवाइस। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाती हूँ कि कंप्यूटर में आप कभी भी ध्यान दीजिए तो कीबोर्ड लगा होता है, फिर सामने एक टीवी जैसा रखा होता है, उसको स्क्रीन कहते हैं, ठीक है, या हाँ स्क्रीन ही कहेंगे। या मान लीजिए प्रिंटर भी रखा होता है कंप्यूटर के साथ, जिसमें आपका छप करके उत्तर आपको प्राप्त होता है। और एक कंप्यूटर में एक बड़ा सा काले रंग का डिब्बा लगा होता है
जिसको सीपीयू कहा जाता है। सारी गणनाएं उसी सीपीयू के अंदर होती हैं। तो जो इनपुट है, जो आपका कीबोर्ड है, जो माउस है, जिसके द्वारा आप कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं, वो आपका इनपुट डिवाइसेस कहलाता है, यानी हिंदी में उसको कहते हैं अदा। ठीक है, और उस सीपीयू के अंदर आपकी गणनाएं होती हैं। उसके बाद आपका जो प्रिंटर है, जिसमें हमारा कागज़ में छप के जवाब आता है, या मान लीजिए आपका जो टीवी का स्क्रीन है जहां हमको अपना परिणाम आंखों से दिखाई देता है, तो वो पर्दा हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा सीपीयू के बारे में भी बताऊंगी। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग, यू से यूनिट। इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, यानी गुणा, जोड़, भाग, ये सब होता है। इसके अंदर तर्क भी होते हैं, मतलब तुलनाएं होती हैं चीज़ों की, चीज़ें प्रिंट भी होती हैं, मतलब जितना भी कंप्यूटर काम करके हमको देता है वो सीपीयू होता है। ठीक है, आप इसको मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करूँगी, आप शरीर के हिस्से की तरह समझिए। जैसे हमारी आंखें कुछ देखती हैं या हमको किसी से निर्देश प्राप्त होता है, ठीक है, तो वो मेरी इनपुट हो गई। फिर हमारे दिमाग में जाता है जहाँ पे हमें निर्देश प्राप्त होता है, और मेरा दिमाग सोचता है कि हम इसका क्या करेंगे। तो आपका जो सीपीयू है वो दिमाग हो गया कंप्यूटर का। उसके बाद आप हाथ से कोई चीज़ लिखते हैं या मुंह से कुछ बोलते हैं या कहीं किसी को कोई कार्य कर देते हैं, तो वो आपका आउटपुट है, जो आपका प्रिंटर या स्क्रीन पे दिखाई देता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे तो कि कंप्यूटर के अंदर हम जब कोई निर्देश देते हैं तो उसके अंदर किस तरीके से कार्य प्रणाली चलती है। इसके बाद कभी कभी मेरा सवाल आ जाता है कि अब अदा के नाम दिए हुए हैं, उसमें से कौन सी अदा है, कौन सी प्रदा है। तो आप लिख लीजिए, अदा में पहला आता है आपका कीबोर्ड, जिससे आप टाइप करते हैं। दूसरा आता है माउस, ठीक है। इसके बाद स्कैनर, स्कैनर वगैरह के ज़रिए हम उसमें कागज़ लगा देते हैं तो किसी भी किताब का चित्र हमारा कंप्यूटर के ऊपर आ जाता है और हम उसको वहाँ से देख लेते हैं। फिर माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन के ज़रिए हमारी आवाज़ को हम कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं, तो वो भी अंदर निर्देश जा रहा है। उसके बाद आपका आता है वेब कैमरा। वेब कैमरा आजकल बहुत ज़्यादा है, इसके ज़रिए हम चित्र या कोई फ़ोटो या कहीं का कोई प्राकृतिक दृश्य कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। वेब कैमरा ज़्यादातर आपका कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपकी हो गई अदा में, इनपुट डिवाइसेस में। अब उसके बाद आ रहा है आपका प्रदा। प्रदा मतलब आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे मैंने आपको बताया, आपका प्रिंटर हो जाएगा, आपका मॉनिटर हो जाएगा, वही जो स्क्रीन टीवी जैसा दिखाई देता है। उसके अलावा कभी कभी हम लोग कंप्यूटर से जोड़ के गाने भी सुनते हैं, तो वो स्पीकर पे हमको गाना सुनाई दे रहा है, तो स्पीकर भी आपका क्या हो गया, प्रदा। तो अगर इस तरह से सवाल हो कि आपको ये प्रदा के नाम छाटने हैं या अदा के नाम छाटने हैं, तो अब आप इनको याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्मृति उपागम, इसको इंग्लिश में मेमोरी डिवाइसेस कहते हैं। स्मृति उपागम, स्मृति उपागम जो होते हैं ये मेरे दो तरह के होते हैं। एक तो होता है प्रारंभिक और एक होता है द्वितीयक। प्रारंभिक, जैसे हम कंप्यूटर खोलते हैं और हम उसमें कुछ भी टाइप करते हैं, उसके बाद हम कंप्यूटर बंद कर देते हैं, जब दोबारा कंप्यूटर खोलते हैं तो वो हमको वहाँ पर दिखाई नहीं देता, तो उसे कहते हैं प्रारंभिक। द्वितीयक क्या होता है कि वो चीज़ आपने कंप्यूटर में लिखी और वो जब दोबारा कंप्यूटर खोली तब भी वो वहीं पर रहती है, तो वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाती है, तो उसे कहते हैं द्वितीयक। अब आपका जो उपागम है ये भी दो प्रकार के होते हैं, RAM रैम, ROM रोम। रैम का फुल फॉर्म है R से रैंडम, A से SS, M से मेमोरी, ठीक है, रैंडम SS मेमोरी। फिर ROM रीड, O से ओनली मेमोरी। जो रीड ओनली मेमोरी होता है, इसमें कंप्यूटर में कुछ ऐसी फाइलें होती हैं जिनको हम केवल पढ़ सकते हैं, हम उसमें कुछ भी अपनी मर्ज़ी से बढ़ा घटा नहीं सकते, तो वो रीड ओनली मेमोरी होता है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी में कंप्यूटर में कुछ फाइलें होती हैं जिनको हम कुछ लिखते हैं कंप्यूटर में तो हम अपने आप उसमें बढ़ा घटा सकें, तो उसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसके अलावा अब आपका आ रहा है द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी मैंने आपको बताया
कि ये इसके अंदर जो भी हम निर्देश देते हैं वो स्टोर हो जाते हैं, वो ख़त्म नहीं होते जब तक कि हम उनको ख़त्म नहीं करेंगे, उनको डिलीट नहीं करेंगे। किसी भी चीज़ को कंप्यूटर से ख़त्म करना, मिटाने को डिलीट कहा जाता है। ठीक है। तो द्वितीयक मेमोरी में आपकी जैसे हार्ड डिस्क हो गई, आपकी आपने नाम सुना होगा पेन ड्राइव हो गई, आपकी मेमोरी हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई। ठीक है। तो ये सब आपकी द्वितीयक स्मृति है। और द्वितीयक स्मृति में जो आपका निर्देश होता है, जो आपके आंकड़े होते हैं, वो समय के साथ नष्ट नहीं होते। यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि ये जो स्मृति उपागम है, इसको कंप्यूटर किस में नापता है। वो स्मृति जो है वो बाइट्स में नापी जाती है। किस में नापी जाती है? बाइट्स में। तो आप ये लिख लीजिए, इसकी जो सबसे छोटी मात्रा होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, वो होती है बिट, BIT। और 8 बिट मिलाकर एक बाइट बनाता है, BYTE। फिर से सुनिए, सबसे छोटा होता है बिट, BIT बिट, B फॉर बॉय, I फॉर इंक, K फॉर काइट। और 8 बिट मिलाकर एक बाइट बनाता है, BYTE बाइट। ठीक है। फिर किलो बाइट होती है, मेगा बाइट होती है, इस तरीके से होती है। तो इन सब में स्मृतियों को, ये स्मृति का मात्रक होता है। इसके बाद आ रहा है सॉफ्टवेयर। ये सब जितना भी मैंने आपको बताया, ये सब कुछ हार्डवेयर के अंतर्गत था। अब मैं बताने जा रही हूँ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने जैसे आपको एक अभी एग्जाम्पल दिया था थोड़ी देर पहले, कि आप जब पिक्चर देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो उसमें कोई सीरियल आता है, थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है, फिर दूसरा सीरियल आता है, फिर आप उसे दोबारा नहीं देख सकते। लेकिन जब आप टीवी ऑन करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसी पहले से फाइलें होती हैं जिसकी वजह से आप कोई स्विच घुमाते हैं और टीवी आपका चालू हो जाता है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी कुछ पहले से फाइलें होती हैं कि जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो ऑटोमेटिक अपने आप को रीड कर लेती हैं, अपने आप को पढ़ लेती हैं, और जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर चालू हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये मैंने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसकी परिभाषा अगर मतलब है तो इस तरीके से होती है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आंतरिक प्रणाली को नियंत्रण करता है। जैसे मैंने बताया, कंप्यूटर अपने आप जो चालू होता है तो उसके अंदर की जो फाइलें होती हैं उसकी वजह से वो अपने आप चालू होता है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर की आंतरिक प्रणाली को नियंत्रण करता है, और यह किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए कंप्यूटर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जैसे कभी कभी आप कहीं जाते हैं, आप कहते हैं हमारे कंप्यूटर में तो पेंट का एप्लीकेशन ही नहीं है, हमारे कंप्यूटर में तो टैली ही नहीं है। उसको बाहर से आप कहीं लाकर अपने कंप्यूटर में स्टोर करवाते हैं, डलवाते हैं, उसके बाद अपने कंप्यूटर में आप टैली चला लेते हैं, या आप MS वर्ड चला लेते हैं जिससे आप टाइप कर लेते हैं। तो वो चीज़ उसके अंदर है नहीं, और वो बाहर से लाकर हम कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं अगर हमें उसकी ज़रूरत है तो, और ज़रूरत नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो जैसे मान लीजिए आपके घर का टीवी है, टीवी में आपका मन है तो आप चाहे टाटा स्काई लगा लीजिए, चाहे एयरटेल लगा लीजिए, चाहे आप कुछ भी लगा लीजिए, तो चाहे आप रिलायंस का जियो लगा लीजिए। तो अलग अलग तरीके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये मैंने एक उदाहरण दिया है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? किसी विशिष्ट काम को पूरा करने के लिए, किसी विशिष्ट काम को पूरा करने के लिए जो एप्लीकेशंस कंप्यूटर में हम डालते हैं उन्हें हम सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपके कोर्स में आता है कंप्यूटर की क्या क्या उपयोगिता है, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे उदाहरण हैं शिक्षा के क्षेत्र में। आज हम टिकट बुक कर लेते हैं, आज हम ऑनलाइन एग्ज़ाम दे लेते हैं, ये सब कंप्यूटर की बदौलत है। ऑनलाइन पढ़ाई हो जाती है, और आजकल दवाएं की खोज हो रही है। सब चीज़ में कंप्यूटर का इस्तेमाल है, इसका उपयोग बहुत दूर दूर तक किया जाता है। इसके बाद मैं और भी चीज़ों को लूँगी, उसके लिए मैं एक अगला वीडियो बनाऊँगी, उसको आपका मैं लिंक दे दूँगी, जिसमें मैं कंप्यूटर वायरस वगैरह के बारे में बताने की कोशिश करूँगी। अगर मेरी ये जानकारी कंप्यूटर के बारे में आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।